Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of March 2025. 28 मार्च 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। केवल 150 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ मैं। 500-600 लोग भी अगर देखते हैं तो 150 लाइक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइक पहले कर दिया होगा शायद आपने, अभी तक कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डू शेयर ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो फ्रंट पेज के साथ। दो खबरें हैं, दोनों यूएस से रिलेटेड है, यूएस के टैरिफ से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो कैसी पॉलिसीज हैं, वो प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसीज हैं। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि अपनी इंटरनल इकोनॉमी को आप प्रोटेक्ट करके रखते हो किसी भी आउटसाइड कंपटीशन से। एंड वही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अपने यहाँ अगर उनका अगर ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, मतलब कि अगर वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ऐसे में भी वो टैरिफ लगा रहे हैं ताकि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक बैलेंस आउट हो जाए, ट्रेड सरप्लस में कन्वर्ट हो जाए। यहीं पे कांग्रेस ने भी पार्लियामेंट में बोला है भाई गवर्नमेंट को कि 2 अप्रैल से, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो और नए टैरिफ्स जो है रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाले हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट किस तरीके से प्रिपेयर्ड है। सो दैट इज़ एक्चुअली अ वैलिड क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड। तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से याद आया कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन कितने तरीके के पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन, एक होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, और एक होते हैं आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो स्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ओरल आंसर्स होते हैं, इस कारण से उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो रिटन क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, उसमें रिटन आंसर रहता है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन 10 दिनों के नोटिस पे आप पूछ सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 टर्म्स एज वेल। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीते का छोटा सा बच्चा दिख रहा होगा। सो दिस इज फ्रॉम द मदर चीता वीरा, जो कि कूनो नेशनल पार्क में लाई गई हैं। एंड थोड़ा सा मैं आपको चीता के बारे में बता दूं। चीता का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है एसिनोनिक्स जुबेटस। प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दैट कि जो कैट फैमिली में चीता है उसका एसिनोनिक्स जुबेटस साइंटिफिक नेम है। इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल विच इज कैपेबल ऑफ रीचिंग स्पीड अप टू 100 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, बहुत कम समय में 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पकड़ लेता है। एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स स्लेंडर बॉडी, डिस्टिंक्टिव ब्लैक टीयर मार्क्स ऑन इट्स फेस। तो याद रखिएगा, इट इज़ नोन फॉर द स्लेंडर बॉडी एंड डिस्टिंक्टिव ब्लैक टीयर मार्क्स ऑन द फेस। इसके अलावा आयुसीन स्टेटस, अगर हम चीता की बात करें तो वल्नरेबल है, बट एशियाटिक चीता की बात करें यानी कि एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस, जिसका साइंटिफिक नेम है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, विच इज़ फाउंड ओनली इन ईरान। तो अगर एशियाटिक चीता का आपसे पूछता है यूपीएससी, जो कि एशियाटिक चीता का ही पूछेगा, तो एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फाउंड ओनली इन ईरान। तो इसके अलग अलग थ्रेट्स हैं इसको, जैसे हैबिटेट लॉस हो गया, पोचिंग हो गया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इलीगल पिट ट्रेड में भी जाता है ये। तो ऑल दिस थिंग्स आर द रीजंस व्हाई देयर पॉपुलेशन इज ड्विंडलिंग और डिक्लाइनिंग। इंडिया में री इंट्रोडक्शन किया जाने की सोचा जा रहा था। क्यों सोचा जा रहा था? क्योंकि इंडिया में चीता जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया 1952 में, है ना, बिकॉज ऑफ हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड ऑल। तो उसके बाद री इंट्रोडक्शन किया गया कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। चीता लाए गए नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 2022-23 में। ऑब्जेक्टिव है टू स्टैब्लिश फ्री रेंजिंग चीता population in India and to restore the grassland ecosystem. तो I hope you got clarity regarding that as well. ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पे है डॉन टिल्स एट विंडमिल्स इन केरला प्रॉप्ड अप बाय कलरी एंड थेयाम। तो बहुत अच्छा ये जो एक बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी, डॉन क्विक्जोटे। याद रखिएगा, ये मिगुएल डी सर्वेंटिस की किताब है। अगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ लेना। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसको लगने लगता है कि वो किसी राजा के ज़माने का व्यक्ति है और नाइट की तरह अपने आप को ट्रीट करने लगता है ना। उसके साथ एक पैंजा करके दोस्त भी रहता है। तो डॉन क्विक्जोटे, याद रखिएगा, इट स्पेनिश नॉवेल है, वैसे स्पेनिश लिटरेचर में आता है एंड इट इज़ वन ऑफ द जेम्स ऑफ स्पेनिश लिटरेचर, है ना। नाम एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, डॉन क्विक्जोटे। एक्चुअली डॉन क्विक्जोटे जो नाम आया ना,
वो कहाँ से आया कि वो व्यक्ति, जो मैं बता रहा हूँ ना कि जो व्यक्ति अपने आप को नाइट समझने लगता है, वो अपने आप को एक नया नाम देता है, बोलता है मेरा नाम डॉन क्विक्सोटे रहेगा और मैं नाइट हूँ फ्रॉम द मिडिवल टाइम्स, है ना। तो उसके ऊपर ये नॉवेल लिखी गई है, बहुत ही प्यारी है, मिगुएल डी सर्वेंटेस की नॉवेल। अगर आप नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ डू रीड इट, है ना। तो अभी इसका मलयालम थिएट्रिकल अडेप्टेशन किया गया था और इसका नाम रखा था नन्माइल जॉन क्विक्सोटे, है ना। तो दैट वाज द नेम गिवन टू दिस। अच्छा, इसमें जो यूज़ किया जा रहा है वो थय्याम और कलरी पयत्तू का यूज़ किया जा रहा है। तो कलरी पयत्तू आप सबको पता होगा, एक मार्शल आर्ट है जो कि केरला का है, याद रखिएगा, केरला का मार्शल आर्ट है कलरी पयत्तू। और थय्याम जो है वो भी एक फोक है फ्रॉम द केरला ओनली, है ना। तो केरला से ही है थय्याम भी और केरला से ही है कलरी पयत्तू, तो ये दोनों याद रखेगा। अगली न्यूज है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हेल्ड इन अरुणाचल प्रदेश टेक्स इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सर्वेलेंस। तो यहाँ पे बात चल रही है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार की, याद रखिएगा, राइट डाउन द नेम, प्रचंड प्रहार। इट इज़ द मल्टी डोमेन वॉरफेयर एक्सरसाइज एंड ये अभी कंडक्ट हुई अरुणाचल प्रदेश में फ्रॉम 25 टू 27 मार्च, है ना, याद रखिएगा। एंड इट एम्ड एट वैलिडेटिंग अ फुल्ली इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर सर्वेलेंस, कमांड एंड कंट्रोल एंड प्रिसीजन फायर। तो दैट वाज द एम। प्रचंड प्रहार ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तीनों जो हमारी फोर्सेस हैं उनको मिलके की है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक्सेस टू अबॉर्शन, फीटल वायबिलिटी एंड लॉज देयर ऑफ। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, ये अबॉर्शन से रिलेटेड है, उसके लॉज भी बताएगा, अमेरिका में क्या है वो भी बताएगा। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि देखो क्या क्या डायलेमाज हैं अबॉर्शन को लेकर के। तो अगर डॉक्टर के डायलेमा की बात करें तो उसको एक एथिकल डायलेमा ये होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे डॉक्टर्स दे एक्सप्रेस देयर डिस्कम्फर्ट अबाउट परफॉर्मिंग अबॉर्शन बिकॉज इट इज़ जस्ट इक्वल टू टेकिंग अ लाइफ, है ना। तो वो इक्वेट करते हैं कि भाई इट इज़ आई एम कमिटिंग अ मर्डर। तो एथिकल कंसर्न्स वहाँ से ग्रो करते हैं। एंड जितना जितना टेन्योर बढ़ता जाएगा, टर्म बढ़ता जाएगा प्रेगनेंसी का, उतना ज़्यादा ये एथिकल डिलेमा भी बढ़ता जाएगा, है ना। दूसरा जो है ऑथर ने कहा है कि फीटल वायबिलिटी डिबेट। तो भैया इसमें कोई क्लियर कट डेफिनेशन तो है नहीं वायबिलिटी की, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी मतलब प्रोग्रेस करती है, द फीटस राइट टू लाइफ इज परसीव्ड टू स्ट्रेंथन। जितने हफ्ते बीतते जाएंगे प्रेगनेंसी के, उतने ज़्यादा फीटस के राइट टू लाइफ जो है वो स्ट्रेंथन होता जाएगा। एंड ये भी एक एथिकल आर्गूमेंट लेकर के आता है। हालांकि इंडिया में काफ़ी प्रोग्रेसिव रूलिंग हुई है, यूएस के जैसा नहीं है जहाँ पे अबॉर्शन राइट्स को अभी सेटबैक कर दिया गया था रो वर्सेस वेड के बाद, है ना। अभी दोबारा से उसमें सेटबैक किया गया था, बट इंडिया में अभी भी वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। 24 वीक्स तक आप अबॉर्शन करा सकते हैं। उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। क्या नियम है कि अगर 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है आपकी, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट अप टू 20 वीक्स, देन इट रिक्वायर्स द अप्रूवल फ्रॉम वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अप्रूवल से आप करवा सकते हैं। अगर 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है, देन इट रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। और अगर 24 हफ्ते के बियॉन्ड प्रेगनेंसी है, देन इट रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम अ मेडिकल बोर्ड which can only permit abortion in cases of fetal abnormalities or if pregnancy poses a significant health risk। तो 24 हफ्ते के बाद का भी प्रोपोजिशन है, बट वहाँ पे फिर मेडिकल बोर्ड लगता है और वो केवल परमिट करता है अबॉर्शन इन केसेस ऑफ fetal abnormalities और if the pregnancy possesses a significant health risk। ठीक है, तो ऑथर ने ये सारी चीज़ें बताई हैं। हालांकि ऑथर ने ये जरूर बताया कि अगर 24 हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी करानी हो तो एथिकल और लीगल जो कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स आर्ग्यू दैट इवन इफ फीटस हैज़ अ सीरियस कंडीशन, इफ इट इज़ मेडिकली मैनेजेबल, अबॉर्शन इज़ ऑफन नॉट रिकमेंडेड। मेडिकल प्रोफेशनल्स तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर फीटस में कुछ एबनॉर्मलिटी है भी बट मेडिकली ट्रीटेबल है, मेडिकली मैनेजेबल है, तो अबॉर्शन उस कंडीशन में भी रिकमेंडेड नहीं रहता है। एंड मोस्ट लेट टर्म अबॉर्शंस इन्वॉल्व केसेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स, पर्टिकुलरली माइनर्स। अब वहाँ पे भी एक एथिकल डिलेमा है कि भाई अब वहाँ पे फीटल राइट्स की आप बात करेंगे कि वो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको आप प्रोटेक्ट करके रखोगे, है ना। तो वो बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि रेप विक्टिम जो है वो तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, वो दैट हैज़ नॉट बीन डिमांडेड, है ना, उसके नॉलेज के बिना की प्रेगनेंसी है, तो दैट शुड नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। वहाँ पे भी एक एथिकल डिबेट शुरू होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत अच्छा ये आर्टिकल था, काफ़ी कुछ सोचने के लिए फॉर्डर पॉइंट्स मिलते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द abortion rights in India? Are they good enough or there is still scope for improvement? तो do tell me in the comment section below. आगे मूव करते हैं, देखते हैं एडिटोरियल है, यूएस डिफेंस टाइज इंडिया नीड्स टू कीप इट्स आईज ओपन। यहाँ जो बात चल रही है वो चल रही है
इंडिया और यूएस के जो डिफेंस प्रोडक्शन है उनके रिगार्डिंग, है ना। तो सबसे पहली बात ऑथर ने कहा है कि देखो अभी हम जो डोमेस्टिकली अपने हमने इंक्रीज़ किया है अपने प्रोडक्शन को, स्पेशली जो एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया था, बट उसका प्रोडक्शन रेट बहुत कम है। इस कारण से हमारा जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। पहले हम आत्मनिर्भरता की बात करते थे, हाल को हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी दिए, बट हाल ने इस हिसाब से इंडियन एयरफोर्स को प्रोडक्ट नहीं दिए। इस कारण से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है घटने लगी। इसी कारण से फिर बाद में हमको हॉल से हट करके अमेरिका से लेना पड़ रहा था, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ऑथर ने वही कहा कि हमको अपने डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। हमको एक कमेटी बना करके पहले तो देखना चाहिए, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट। एक तो दिक्कत क्या है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। सिप्री की भी जो रिपोर्ट आई थी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड हाईएस्ट आर्म्स इंपोर्टर हैं ग्लोबली, है ना। तो दैट इज़ वन थिंग जो कि हमको कम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमको अपने जो डिफेंस जो सेल्फ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। न केवल ये, बल्कि इंडिया और यूएस के टाइज को भी हमको दोबारा से ये देखना पड़ेगा कि क्या हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं, क्या हम कोई मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का प्रोग्राम कर पाए कि नहीं कर पाए, या बिल्कुल सब हो हल्ला ही था। तो ऑथर ने वही कहा है कि हमको एक पार्टनरशिप को ट्रू पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है, उसे डिपेंडेंसी नहीं बनने देना है ना। क्योंकि वैसे भी राग बदले हुए हैं यूएस के, किस तरीके से वो प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम के लिए बढ़ रहे हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो पार्टनरशिप में आप बराबर होते हैं, पार्टनरशिप में आप बराबर होते हो, आप इंटरचेंजेबल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हो, है ना। लेकिन डिपेंडेंसी में आप डिपेंडेंट रहते हैं। इट इज़ ऑन द विल एंड मर्सी ऑफ द अदर पार्टी दैट यू विल गेट और नॉट समथिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑथर ने यहाँ पे बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ऐसा समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड। यहाँ बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड लैंग्वेज में कितनी बार आपको बता चुका हूँ, 3 लैंग्वेज का डिबेट। भाई क्या डिबेट है 3 लैंग्वेज का, कोई डिबेट नहीं है ना। बट यहाँ पे ही चल रहा है सारा दिन, हर दिन आर्टिकल एक 3 लैंग्वेज डिबेट पे आता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ ना। जो अब देखो पहले क्या था, जो पहले जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था होता था उसमें हिंदी थोड़ा मैंडेटरी हो जाती थी। बट अभी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कोई लैंग्वेज नहीं बोली जा रही है। भाई पहले आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिए मदर टंग करना है, फिर आपको दूसरी 2 लैंग्वेजेस और एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश सीखनी है। तो उसमें हिंदी का कोई इम्पोजिशन नहीं है। बट एनी हाउ ऑथर का कहना है कि 3 लैंग्वेज का भी कोई मतलब नहीं है, उनको जो सीखना है उसको सीख लेने दो, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। ग्रीन आयरन इज अ प्राइज वर्थ बिलियंस, विनिंग इट्स इज द ट्रिक। अब यहाँ पे बात चल रही है ग्रीन आयरन की। अब ग्रीन आयरन क्या होता है? ग्रीन आयरन वही है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया वैसे ग्रीन आयरन होगा। ग्रीन आयरन मतलब ऐसा आयरन जिसके प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन कम हुआ हो या कार्बन एमिशन ना के बराबर हुआ हो। तो दैट विल बी अ गुड थिंग टू डू, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसके साथ ऑथर ने इसमें ये भी बताया कि अगर ग्रीन आयरन आप प्रोड्यूस करेंगे तो उससे ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है काफ़ी बढ़ जाएगी। द प्रोडक्शन कॉस्ट विल इंक्रीज। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो ऐसे में ग्रीन आयरन महंगा भी होगा। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सब्सिडी प्रोवाइड करने की, इंसेंटिव प्रोवाइड करने की, ताकि जो ग्रीन आयरन के प्राइजेस हैं वो लोगों को कॉम्पिटिटिव दामों में मिल पाए, ताकि जो प्रोडक्शन करने वाला है वो लोगों को सस्ता बेच पाए और उसको सब्सिडी मिल जाए तो उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। दैट हैज़ बीन गिवन सजेस्टेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो आज की न्यूज़ आर्टिकल्स थे। आई होप आपको मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला। जो भी आपको लगता है, कोई डाउट है अगर आपका, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। और कल किसी ने कमेंट किया था कोरल रीफ्स के बारे में, तो आज आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।